साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोन डिफॉल्टर के हक और उनके अधिकारों के बारे में बड़ी बेबाकी के साथ सहज, सरल और हिंदी भाषा में एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल पर चर्चा की जाती है। और इसी चर्चा में सबसे बड़ी चर्चा होती है आर्बिट्रेटर और रिकवरी एजेंट्स के बारे में। अब हमारे एक फॉलोअर साथी का फोन आया और पूछा कि सर ये बताइए कि आर्बिट्रेटर को सैलरी कौन देता है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मैंने पूछा कि भाई आर्बिट्रेटर को कौन सैलरी देता है, मतलब आप कहना क्या चाहते हो। तो उनका ये कहना था कि सर एक्चुअली आर्बिट्रेशन के लिए जब कोई भी आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन हियरिंग का नोटिस आता है, उससे पहले हम ऑलरेडी ऑब्जेक्शन दे चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वह हमें नोटिस भेजते हैं। हम उनकी हियरिंग डेट पर भी रिप्लाई दे देते हैं, पर फिर भी वह और नोटिस भेजते हैं। हम हमारी तरफ से तमाम आपत्ति भेज देते हैं, फिर भी वह हमें बार बार नोटिस भेजते हैं। तो जब आर्बिट्रेशन एक्ट में यह प्रावधान है कि आर्बिट्रेशन दोनों ही पक्षकारों की सहमति से किया जाता है, आर्बिट्रेटर की नियुक्ति भी दोनों ही पक्षकार की सहमति से की जाती है, तो उसके बाद भी कुछ आर्बिट्रेटर कहूंगा कुछ, उनकी इतनी उत्सुकता क्यों होती है कि वो बार बार नोटिस भेज रहे हैं। तो आखिर उनको सैलरी कौन देता है। साथियों, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इस मुद्दे पर बात करना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे वीडियो न केवल लोन डिफॉल्टर साथी देखते हैं, अपितु हमारे वीडियो वह आर्बिट्रेटर भी देखते हैं जिनके मैटर में हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, जब भी आपको आर्बिट्रेशन से संबंधित कोई मैसेज आता है या नोटिस आता है, आप भले ही उस पर ऑब्जेक्शन फाइल कर दो, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का एक लेटर जारी होता है, या तो लीगल फर्म के नाम से या एडवोकेट्स के नाम से, कि आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा रहा है। अब उसकी सीसी जो है ना, यानी कि प्रतिलिपि कॉपी, वो हमें रजिस्टर्ड पोस्ट से या मेल से भेज दी जाती है। हम यदि आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को लेकर भी यदि हम हमारी आपत्ति भेज रहे हैं कि हमें जब आर्बिट्रेशन का पहला नोटिस आया था तो हम ऑलरेडी आपत्ति दे चुके हैं, इसके बावजूद आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है, तो यह कुल मिलाकर जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है, आर्बिट्रेशन एक्ट के जो प्रावधान है, उनका खुले तौर पर उल्लंघन है। तो इसके बावजूद वह लेटर आर्बिट्रेटर को मिलने के बाद या उस आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल को मिलने के बाद भी आपको आर्बिट्रेशन हियरिंग का नोटिस आता है। बावजूद आप द्वारा उसकी आपत्ति भी दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी वह आर्बिट्रेटर महोदय काफी इच्छुक है आपकी फाइल पर काम करने के लिए और आपको वापस नोटिस भेजते हैं, आप उसका भी रिप्लाई देते हो। खैर, ये बात अलग है। यदि कानूनी रूप से आपने अच्छी आपत्तियां ले ली है तो कोई भी विद्वान आर्बिट्रेटर जो कानून की जानकारी रखता है और जो खुद के नाम के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता है, वह जिंदगी में आर्बिट्रेशन अवार्ड पास नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि यह आर्बिट्रेशन अवार्ड जब भी किसी जिला न्यायालय में एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा तो हमारे विधि से परे जाकर कानून का उल्लंघन करके जो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास की है उसकी क्या गत होगी। लेकिन सवाल तो जायज था कि आर्बिट्रेटर को आखिर कौन सी सैलरी मिलती है। तो यहां पे मैं क्लियर कहना चाहता हूं कि आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट होता है वह दोनों ही पक्षकार की सहमति से होता है और दोनों ही पक्षकार द्वारा उनको खर्चा दिया जाता है। यानी कि आर्बिट्रेशन के लिए जो भी शुल्क तय किया जाता है वह शुल्क जो है वह दोनों ही पक्षकार द्वारा मिलकर दिया जाता है। अब जब आपने आपत्ति पेश कर दी है, आप उनको आर्बिट्रेटर के रूप में चूज नहीं कर रहे हो, आपने अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है, ऐसी अवस्था में जब आर्बिट्रेटर का अवार्ड पास करते हैं तो वो अमाउंट भी लिखते हैं कि यह जो अमाउंट है ना, यह आर्बिट्रेशन प्रक्रिया से इस पक्षकार से लेना बाकी है। तो वो सारा जो खर्चा है ना, वह क्लेमेंट कंपनी द्वारा दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि आपने यदि किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं किया, आपने अपनी आपत्ति पेश कर दी है,
आप उस मैटर में शुल्क देना नहीं चाहते हैं, तो वह बार बार क्लेमेंट कंपनी के पक्ष में ही क्यों अपनी बात रख रहे हैं, क्यों उस बात को सिरे से खत्म नहीं कर देते हैं? तो कारण यह है कि जो सैलरी दी जाती है, कुछ आर्बिट्रेटर को कहूंगा मैं, ऐसे कई विद्वान आर्बिट्रेटर हैं जो कानून का पूरा पालन करते हैं। जब किसी ने आपत्ति भेज दी तो वह खुले रूप से फाइल का निस्तारण कर देते हैं और उस पर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करते ही नहीं है। तो ऐसे जो आर्बिट्रेटर महोदय हैं वो वास्तव में विधि का ज्ञान रखते हैं, कानून का सम्मान करते हैं और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ आर्बिट्रेटर जो कि आपत्तियां मिलने के बाद भी, विधिक आपत्तियां मिलने के बाद भी बार बार आर्बिट्रेटर के लिए नोटिस, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं, रिजॉइंडर जारी कर रहे हैं कि अपना डिफेंस ऑफ स्टेटमेंट भेजिए, इस तरह के नोटिस भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वह क्लेमेंट कंपनी की ओर से एक अच्छा खासा बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं उन तमाम आर्बिट्रेटर साथियों से कहना चाहूंगा कि एनबीएफसी कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह अपने लाभ कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन आप कानून के ज्ञाता कहलाते हैं, आप विद्वान विधिवेत्ता कहलाते हैं, आप फॉर्मर जज हो सकते हैं, सीनियर एडवोकेट्स हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जब आप भलीभांति जानते हैं कि कोई दूसरा पक्षकार यदि अपनी असहमति व्यक्त करता है और असहमति व्यक्त करके वह आपसे आर्बिट्रेशन प्रक्रिया नहीं करने का अनुरोध रखता है, तो न तो आपसे उनको आर्बिट्रेशन शुल्क लेने का अधिकार है और न ही उनके खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करने का अधिकार है। और यदि ऐसे आर्बिट्रेशन अवार्ड आप पास कर भी देते हो और भेजने वाले ने अपनी विधिक आपत्तियां जरी रजिस्टर्ड पोस्ट या मेल के द्वारा भेजी है और उसका रिकॉर्ड संभाल के रखा है, तो वह अवार्ड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। तो एक ऐसे विद्वान विधिवेत्ता जो कानून का जानकार है, यदि वो कोई अवार्ड पास करता है और उसका अवार्ड यदि कोर्ट से खारिज होता है ना, तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा लांछन कहलाता है, आपके आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के ऊपर भी लांछन कहलाता है। कुछ आर्बिट्रेटर अपने जो कंटेस्टेड नंबर ऑफ आर्बिट्रेशन की संख्या लिखते हैं, मतलब आपने आज तक कितने आर्बिट्रेशन किए वो नहीं लिखते हो, और लिखते कितने हो कि हमारे द्वारा 2 खारिज किए गए या 2 या 3 हमने जो है डिफेंडेंट के पक्ष में किए, हमने उन क्लेम्स को खारिज कर दिया। तो बड़ा ही अचरज भरा लगता है कि हजारों आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित करके आप यदि 2 या 3 को खारिज करने की बात लिखते हो तो यह शोभा नहीं देता है। यदि आप लिखना ही चाहते हो ना, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेशन आपने कितने किए आप वो लिखिए, और उसके बाद आपने क्लेमेंट कंपनी के विरोध में कितने फैसले किए आप उन चीजों को लिखे, ताकि दिल से कहा जाए कि सैल्यूट ऐसे आर्बिट्रेटर को। साथियों, बेबाक बोल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर आते हैं और उम्मीद करता हूं ऐसे कंटेंट आपको पसंद आते होंगे। तो जाहिर सी बात है, जो डिफेंडेंट के पक्ष में नहीं है, जो कानून से परे जाकर काम करते हैं, जो विधि से परे जाकर काम करते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय की लैंडमार्क जजमेंट से परे जाकर काम करते हैं, जो असहमति पर भी काम करते हैं, खुले डिपेंडेंट लिखते हैं कि हमें आपकी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया स्वीकार नहीं है, उसके बाद भी जबरन पीछे पड़े रहते हैं, मतलब कहूं कि चुंबक की तरह चिपके रहते हैं। तो ऐसे आर्बिट्रेटर को जो शुल्क मिलता है, जो सैलरी मिलती है, जो बेनिफिट मिलता है, वह क्लेमेंट कंपनी की तरफ से मिलता है। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसे कोई विद्वान विधिवेत्ता है जो इस प्रकार का काम करते हैं, तो मुझे तो उनको कहना पड़ेगा कि आर्बिट्रेशन प्रक्रिया मत करो, क्योंकि आप कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप विधिवेत्ता हैं और कुल मिलाकर जो काम कर रहे हैं वह कानून का उल्लंघन है। और एक कानून का जानकार व्यक्ति यदि कानून का उल्लंघन करेगा तो सोचना पड़ेगा कि आप कैसी सोच रखते हैं। साथियों, हमारे कई बार बोल जो होते हैं ना, वो हमारे फील्ड के खिलाफ होते हैं, जिनको नेगेटिव कमेंट्स के साथ सराहा जाता है, कहा जाता है कि हम गलत बोल रहे हैं। लेकिन आप बताइए क्या हमारी बात में दम है या नहीं है? क्योंकि आर्बिट्रेटर होना चाहिए, दोनों पक्षों की सहमति से होना चाहिए, और नहीं हो रहा तो हाईकोर्ट जाके अपॉइंट करवाओ, प्रोसेस है, लॉ में प्रोविजन दिए हुए। उसके बाद भी क्यों जबरन जोक की तरह चिपके रहना चाहते हैं कुछ? तो जाहिर सी बात है, वो सारे बेनिफिट जो प्राप्त करते हैं वो क्लेमेंट कंपनी की तरफ से प्राप्त करते हैं, और ऐसे अवार्ड सिर्फ और सिर्फ धूल खाते हैं और खारिज होते हैं। और यहां तक कि उनको एग्जीक्यूट कराने के नाम से भी एनबीएफसी कंपनियां डरती है, क्योंकि जानते हैं यदि उनका एक अवार्ड कोर्ट से खारिज हुआ ना, तो उस कोर्ट में लगे वो बाकी भी खत्म हो जाएंगे। साथियों, बने रहेंगे इसी तरह आपके लिए, आपका आवाज बनकर, आपकी मजबूत शैली बनकर। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।